अक्सर हम सुनते हैं कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवा सकते थे। क्या गांधी जी सच में भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे? अगर हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज के इस एपिसोड में हम उस वक्त के सभी इवेंट्स को जानेंगे और कोशिश करते हैं सच का पता लगाने का। मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह ने बचपन में ही जलियांवाला बाग का नरसंहार अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की तभी कसम खा ली थी। भगत सिंह जब लाहौर के DAV कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी महात्मा गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। कई संगठन, युवा व छात्र संघों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों को इस आंदोलन से बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने कई बार गांधी के साथ समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। इसके 3 साल बाद साल 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है। अगर आप चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर से 10 किलोमीटर दूर एक शहर का नाम है, जहां असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो जाती है, जहां पुलिस गोलियां भी चला देती है। बदले में लोग वहां पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। इस सब में 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस पूरी घटना को ही चौरी चौरा का इंसिडेंट बोला जाता है। इस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आंदोलन कर रहे बहुत से क्रांतिकारी नाराज हो जाते हैं। वो तो इतने जोश में थे कि आज़ादी पाकर ही दम लेंगे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति से उनका हौसला और विश्वास टूट चुका था। ऐसे में कुछ क्रांतिकारी अपनी राह खुद बनाने निकल पड़ते हैं। कुछ अपनी पार्टी बना लेते हैं, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। कुछ युवा मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे अपना एक संगठन बनाएंगे इस क्रांति को जिंदा रखने के लिए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया जाता है। अब आते हैं साल 1923 पर, जब फेमस काकोरी केस होता है। 10 HRA के क्रांतिकारी एक ट्रेन को लूटने जाते हैं और लूट के वक्त गलती से उनके हाथों एक पैसेंजर अहमद अली मारा जाता है। इस लूट के बाद पुलिस एक जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाती है HRA के मेंबर्स को पकड़ने के लिए। 40 से ज्यादा गिरफ्तारी होती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद इन 40 में से 4 को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, 5 को काला पानी भेज दिया जाता है और 11 को रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। इस सब से HRA पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन कुछ सालों बाद चंद्रशेखर आजाद HRA के मेंबर्स को वापस जोड़ने का काम शुरू करते हैं और इस दौरान भगत सिंह भी HRA के साथ जुड़ जाते हैं। इसी के साथ HRA में सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ा जाता है और अब HRA HSRA बन जाता है। अब आते हैं साल 1928 पर। साल 1928 में जगह जगह साइमन कमीशन को लेकर बॉयकॉट रैली और प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी तरह के एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 17 नवंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट JP स्कॉट लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं और प्रदर्शनकारियों पर जोरदार लाठी चार्ज करवाया जाता है। इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पूरे 18 दिन अस्पताल में रहने के बाद वे शहीद हो जाते हैं। लाला जी की शहीद हो जाने की खबर सुनकर क्रांतिकारियों में आक्रोश और गुस्सा इस कदर भर जाता है कि वे ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट JP स्कॉट की हत्या करने का प्लान बना लेते हैं। 17 दिसंबर 1928 को JP स्कॉट की मौत का दिन तय किया जाता है। JP स्कॉट को पहचानने और बाकियों को इशारा करने का काम होता है क्रांतिकारी जयगोपाल का, लेकिन जयगोपाल ASP सॉन्डर्स को JP स्कॉट समझ बैठते हैं। सही 4:03 का समय हुआ था कि सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बाहर निकला। वो कुछ ही दूर गया होगा कि भगत सिंह व राजगुरु ने सॉन्डर्स को अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। इस योजना का संचालन में उनको पीछे से बैकअप देने का काम चंद्रशेखर के कंधों पर था। उन्होंने भगत सिंह व राजगुरु की तरफ बढ़ने वाले सिपाही चानन सिंह को अपनी गोली का निशाना बनाकर उनके लिए रास्ता साफ कर दिया था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु व अन्य साथी पुलिस की नज़रों में धूल झोंक कर लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। पूरे 1 साल बाद साल 1929 में भगत सिंह पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार ब्रिटिश पुलिस की कामयाबी नहीं बल्कि भगत सिंह ने खुद को ही अरेस्ट करवा लिया था।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि 8 अप्रैल 1929 में ब्रिटिश सरकार 2 बिल पास करने वाली थी। ये बिल थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिनमें से एक का मतलब था कि किसी भी व्यक्ति से कभी भी कहीं भी पूछताछ कर सके और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सके, और दूसरा था मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस दिन यह बिल असेंबली में पास होना था उसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में एक बम फेंकते हैं, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को अरेस्ट करवाकर दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए था। इनका कहना था कि बम फटने की जो आवाज़ गूंजेगी शायद वो इन बहरों के कान खोल दे। असेंबली में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू होता है। इन पर ढेरों झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह भी कहा गया कि भगत सिंह ने असेंबली में गोलियां भी चलाई और उन पर आईपीसी 307 जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई। भगत सिंह अपने केस को खुद लड़ रहे थे, वहीं बटुकेश्वर दत्त को रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस लीडर और एमिनेंट लॉयर असफ अली। इनका केस करीब 1 महीने चलता है, जिसके बाद दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब भगत सिंह जेल में सजा काट रहे थे उसी दौरान ब्रिटिश पुलिस HSRA के मेंबर्स को पकड़ने में लगी हुई थी और इसी दौरान उन्हें सहारनपुर और लाहौर की बॉम्ब फैक्ट्रियों का भी पता लग जाता है। साथ ही HSRA के बहुत से क्रांतिकारी उनके हाथ लगते हैं, जिनमें राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। इनमें से कुछ क्रांतिकारी साम दाम या दंड से अंग्रेजों की तरफ हो जाते हैं और भगत सिंह के खिलाफ बयान देने को तैयार हो जाते हैं। उन्हीं के बयानों से अंग्रेजों को भगत सिंह का लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से कनेक्शन पता लग जाता है। भगत सिंह जो पहले से ही जेल में सजा काट रहे थे, उन्हें रीअरेस्ट करके उनके 23 साथियों के साथ सेंट्रल जेल रावलपिंडी भेज दिया जाता है। वहां भगत सिंह देखते हैं कि किस तरह ब्रिटिश और इंडियन कैदियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। उनके खाने में, कपड़े, साफ सफाई और टॉयलेट्स में बहुत भेदभाव था। भगत सिंह चाहते थे कि ब्रिटिश और इंडियन कैदियों को समान सुविधाएं मिले। इसी को लेकर उन्होंने जेलर से डिमांड भी की, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई, जिसके चलते भगत सिंह और साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह यह भी चाहते थे कि उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन उनकी ये मांगें ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं थी। उनकी हंगर स्ट्राइक के बारे में जिस तरह से लोगों को पता लग रहा था, लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। जगह जगह मास प्रोटेस्ट होने लगे। कई बार तो भीड़ को रोकने के लिए सरकार को धारा 144 भी लगानी पड़ी। भगत सिंह देखते ही देखते नेशनल हीरो बन चुके थे। भगत सिंह के लिए लोगों का जुनून देख अंग्रेज सरकार को फिक्र होने लगी थी, इसलिए अंग्रेजों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की हेयरिंग वक्त से पहले शुरू करवा दी। क्रांतिकारी फैसला करते हैं कि वे खुद के ट्रायल को ही बॉयकॉट करेंगे, लेकिन इसका इलाज भी अंग्रेज निकाल लेते हैं। उस समय के होम मिनिस्टर शिमला असेंबली में एक अमेंडमेंट लाते हैं। यह अमेंडमेंट था कि बिना आरोपी के भी उनका ट्रायल चलाया जा सकता है, अक्यूज को आने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह और बाकी के क्रांतिकारी अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत थी। इस अमेंडमेंट के विरोध में नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना जैसे बड़े लीडर अंग्रेजों की निंदा करते हुए स्टेटमेंट देते हैं। 13 सितंबर 1929 को पूरे 63 दिनों की हंगर स्ट्राइक के बाद जतेंद्रनाथ दास शहीद हो जाते हैं। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह अपने पिताजी से मिलने के बाद उनकी जिद करने पर पूरे 116 दिन यानी 4 महीने से भी ज़्यादा लंबी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ढेरों झूठे आरोप और गवाहों के बयानों के बाद भी अंग्रेजों को इस केस की स्पीड स्लो लग रही थी, इसलिए वाइसरॉय इरविन भगत सिंह के लिए एक स्पेशल न्यायालय शुरू करवाते हैं। इस न्यायालय को ना तो इंडियन असेंबली से ना ही इंग्लैंड से कोई परमिशन मिली थी, इसलिए यह पूरा एक इलीगल कोर्ट था। कुछ ही वक्त में स्पेशल कोर्ट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी और बटुकेश्वर दत्त को 14 साल के लिए काला पानी भेज दिया गया। इन 3 नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल, और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका एक अलग ही मिजाज होता था। ना तो वे कभी जज या अंग्रेजों के सामने झुकते थे, ना उनकी आवाज़ कभी धीमी होती थी, ना वो कभी माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहे थे। ये मामला बहुत चर्चित हो गया था। महात्मा गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे और लोगों को उम्मीद थी
कि वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते हैं। लोग चाहते थे कि 17 फरवरी को होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी वायसरॉय इरविन से इस बारे में बात करें। 17 फरवरी 1931 में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने इस बात का जिक्र इरविन से नहीं किया, मगर 18 फरवरी को उन्होंने इरविन से बात की। इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा खत्म कर देनी चाहिए। वायसरॉय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। वायसरॉय इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया था। लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सज़ा खत्म करवाने के लिए या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल यह था कि क्या यह मुमकिन था? हम एक गुलाम देश में रहते थे। भगत पर सैंडर्स की हत्या का इल्ज़ाम था। क्या अंग्रेज इन्हें माफ़ करके भारतीयों को यह संदेश देते कि उनके अधिकारी का कत्ल करने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज़ जो भगत, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी वो ये कि वो माफ़ी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सज़ा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दें कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गांधी ने भगत और उनके साथियों को बचाने के लिए कानूनी रास्ते भी देखे। वे जानते थे कि सज़ा रद्द करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए माहौल को बेहतर करने के लिए सज़ा टालने की अपील वह करना चाहते थे, ताकि फिलहाल सज़ा रोकी जा सके। फिर सही वक्त आने पर या तो उन्हें रिहा करवाया जाए या उन तीनों की सज़ा कम करवाई जा सके। गांधी यह भी चाहते थे कि वे क्रांतिकारियों को हिंसा की राह छोड़ने के लिए राजी कर लें। गांधी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा माफ़ कर दे। गांधी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक सज़ा रोकने की कोशिश करें। शायद इससे आगे कोई राह निकल आए। इसके लिए एक और कोशिश होती है उनकी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से बात करना, लेकिन यहाँ भी कोई बात नहीं बनती। गांधी ने इरविन के सामने यह मुद्दा दूसरी बार उठाया, मगर वायसरॉय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सज़ा को रोक सके। वायसरॉय ने कुछ और भी कारण गिनाए, जैसे कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका हो, सही नहीं होगा। सज़ा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सज़ा कम करने पर विचार कर रही है। कहा यह भी जाता है कि वायसरॉय इरविन खुद प्रेशर में थे, क्योंकि पंजाब के कुछ सिविल सर्वेंट्स ने वायसरॉय को धमकी दी थी कि अगर भगत सिंह की फांसी रोकी जाती है तो वह सब एक साथ रिजाइन कर देंगे। गांधी ने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने आसफ अली को भगत, राजगुरु और सुखदेव से मिलने के लिए जेल भेजा। वे एक वादा चाहते थे कि ये लोग हिंसा छोड़ दें। गांधी को लगा कि अगर ऐसा वादा मिल जाता है तो शायद अंग्रेज मान जाए। इस बारे में आसफ अली ने खुद प्रेस वालों को बताया था कि मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह को मिल सकूं। मैं भगत से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवोल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। मैंने भगत से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गांधी जी अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वायसरॉय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे थे। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्नेज ने न्यूज़ क्रॉनिकल में लिखा, गांधी कराची अधिवेशन में रवाना होने के लिए देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसरॉय से बात कर सके। गांधी 21 मार्च को व 22 मार्च को भी इरविन से मिले। 22 मार्च को इरविन ने वादा किया था कि इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद दिखी। 23 मार्च को उन्होंने वायसरॉय को एक चिट्ठी भेजी। यह गांधी की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि 24 मार्च को फांसी मुकर्रर कर दी गई थी। गांधी ने निजी तौर पर एक दोस्त के नाते वायसरॉय को यह चिट्ठी भेजी थी। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद,
जैसी तमाम वजह गिनाकर गांधी जी ने अपील की। कहा सजा रोक दीजिए। 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त वैसे तो फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज पहले शाम के वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी चढ़ा दिया। अंग्रेजों ने इन महान क्रांतिकारियों को फांसी तो लगा दी थी, लेकिन उनकी लगाई हुई चिंगारी ने जल्द ही आग का रूप ले लिया और आखिर में अंग्रेजों को भारत देश से जाना ही पड़ा। फांसी के वक्त तीनों क्रांतिकारियों की उम्र मात्र 22 और 23 साल की थी। इतनी उम्र में ही उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।